नमस्कार साथियों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके चैनल श्योर सिलेक्शन बाय सचिन पर। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम ट्यूसडे से पैट की क्लास शुरू करेंगे। इसी के साथ आज पैट की हिस्ट्री को कवर करना शुरू करेंगे, जिसमें हमने पहले अपना टॉपिक लिया है सिंधु सभ्यता। तो हम आज सिंधु सभ्यता से अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे और आगे भी जितने भी टॉपिक होंगे वो उनकी डिटेल मैं आपको देता रहूँगा। ऐसे ही हम अपनी पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे। उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सारा कुछ एक एक करके कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी कोई यूट्यूब में एक्सपीरियंस नहीं है। ऑफलाइन थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, पर आशा करता हूँ जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही यूनिक होंगी और हटके होंगी। जैसे कि आप डेली रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो या जो चीज़ें अपने काम में लगाते हो, इन्हीं से मैं ट्रिक बनाऊँगा और आपको याद कराऊँगा, जिससे कि आप आसानी से सारी चीज़ें याद रखें और भूलें भी ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जिस जगह पर खोज हुई थी उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हड़प्पा से, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हड़प्पा से। तो वहाँ पे हड़प्पा में ये चीज़ें प्राप्त हुई, ये सभ्यता प्राप्त हुई, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। बाद में इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। इसका जो समय काल था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। यह सभ्यता कैसी है? यह सभ्यता नगरीकृत और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नगरीकृत, आप बोल रहे होंगे कि पहले टाइम पे नगर कैसे? जी दोस्तों, पहले भी नगर हुआ करते थे और जो पुरानी सभ्यता है वो कैसी है? कांस्ययुगीन। आज के टाइम पे हम जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पर पहले जो पुरानी सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और इस सभ्यता का विस्तार के बारे में बात करें तो आप उत्तर में देखिए मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये सभ्यता जहाँ पर भी थी वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे मिली है। जैसे कि आप इसी मांडा को देखें, जब जो जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे था। उत्तर में मांडा, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे उत्तर में ऊपर, अब आप इधर देखोगे तो ये ऊपर है ना। अब आप मान लो ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, ये आपके हाथ हो गए, आप ऐसे करके खड़े हो, ये आपका सिर है। तो माँ से मूड, ठीक है, मूड, एम फॉर मूड। सो एम से याद रखोगे, एम फॉर माड़ा। तो यहाँ ऊपर सिर के ऊपर क्या है? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? चिनाब नदी पर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को याद रख पाओगे। ऐसे ही दक्षिण में आप बात करोगे तो दैमाबाद, जो एम, या आप इसको एम से याद रख लो, इसको भी अपोजिट है तो एम से याद कर लो। तो दोनों ओर देख रहे हो आप, यहाँ भी एम और नीचे भी एम। तो इसको जो महाराष्ट्र में दैमाबाद है वहाँ पर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी दे रखा है, प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। और बात करें हम पश्चिम में, तो पश्चिम में कहाँ स्थित था? तो पश्चिम में एक जगह है सुतकांगीडोर, जो कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो मैं बता दूँ आपको, ये आपकी दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इसी के अपोजिट अगर आप पूरब की बात करो तो ये आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगीडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन। चलो आगे इस सभ्यता की बात करें तो इसका नगर निर्माण कैसा था? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण के ऊपर है। इस सभ्यता से नगर गृह पद्धति
पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, जैसे मान लो एक सड़क, एक मिनट, जैसे मान लो एक सड़क इधर से आ रही है तो एक सड़क सामने से आ गई तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये ग्रिड पद्धति पर, ये ग्रिड पद्धति पर था और जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर समकोण पर काटती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था, देखिए धौलावीरा जैसे मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा एक ऐसा है, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा एक ऐसा स्थान था जो तीन भागों में विभाजित था। मोस्टली जितनी भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें बस दो ही हैं, एक पूर्वी, ठीक है, और पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, टीले के नाम से जाने जाते थे। तो आप बात करें पूर्वी और पश्चिमी में, तो जो पूर्वी टीले थे और पश्चिमी टीले थे वो तो सब में थे, बट अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में 3 टीलों में विभाजित था। जैसे दुर्ग था, मध्यम नगर था, पहला था दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, ये 3 नगरों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगा, तो कालीबंगा इसका आप अर्थ निकालें तो कालीबंगा का अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसका निचला स्थल भी दीवार से घिरा हुआ था, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। इसी प्रकार कालीबंगा का जो स्थल था निचला, वो दीवार से घिरा हुआ था। यहाँ और क्या क्या मिला है यहाँ पे मिला है लकड़ी की नालियाँ, बेलनाकार मोहरें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि ये है कि यहाँ पे प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के मकान कैसी ईंटों से बने हैं, कच्ची ईंटों से यहाँ के मकान बने हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चनूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे कि मान लो किलेबंदी क्या थी, यहाँ पे नगर है, ठीक है, तो ये बाहर जो बाउंड्री टाइप हो जाता है तो वो ही किलेबंदी होती है। ठीक है, हटाओ इसको, 1 मिनट, कट। आगे बात करें, मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है, अन्न कोठार, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। जो सबसे बड़ा स्थल जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से वो है अन्न कोठार। यहाँ पे अन्न का भंडार किया जाता था, तो वही जगह है जो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी है। इस सभ्यता के नगरों में मंदिर के कोई अवशेष नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो पुरानी सभ्यता थी उसमें मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, आर्थिक व्यापार कैसा था, अगर बात करें हम इसके आर्थिक व्यापार की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की जाती थी तथा अधिवेश उत्पादन होता था। जैसे कि ये नहीं कि अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, नहीं, उससे ज़्यादा भी उत्पादन किया जाता था जिससे कि ये व्यापार कर सकें। तो व्यापार के समय ये किस किस की खेती करते थे, ये गेहूं की खेती, गेहूं, जौ, कपास, ठीक है, इनकी खेती किया करते थे। और यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य तथा हल के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल जो कि गुजरात में है, और रंगपुर, यहाँ से क्या है, धान की बुसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की बुसी के साक्ष्य, या आप कह लो धान के साक्ष्य मिले हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ जो लोग औजार इस्तेमाल करते थे, जो वो किसके बने होते थे, वो ज़्यादातर पत्थर से बने ही होते थे। ठीक है, जो औजार वो डेली यूज़ में लाते थे वो ज़्यादातर औजार थे वो पत्थर के बने होते थे, ना कि किसी और चीज़ के। इस सभ्यता के लोग पशु भी पशु पालन किया करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कुंवड़ वाला सांड, इसका बहुत ज़्यादा महत्व था। और महत्व क्यों था,
अगर मैं आपको बता दूं, आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि जैसे हम बैलगाड़ी इस्तेमाल करें, हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल करें। ये समय निकल गया। पुराने टाइम पे यही होता था कि बैल से और सांड से आप कह लो तो खेत जोता करते थे। इसलिए कुबड़ वाला बैल ही क्यों? देखिए, आपने देखा होगा, ये कुबड़, ये होता है कुबड़, ये हो गया आगे सर, ठीक है। आपने देखा होगा, या आप अपने परिवार में किसी वृद्धजन से पूछ सकते हो कि जूहा क्या होता था। यहाँ बैलों के ऊपर लगाया जाता था। मान लीजिए ये यहाँ दो बैल हो गए, ठीक है, बराबर में, तो यहाँ गर्दन में लगा दिया जाता था। अगर मान लो ये बैल आगे बढ़ा या सांड आगे बढ़ा तो ये इससे टकराएगा, तो इससे इस पर जो दबाव पड़ेगा, मानो इधर हल लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हल है, ये किसान है, ये हल को जो यहाँ जुताई कर रहा है, तो ये जब बैल आगे जाएंगे तो ये जो जूहा है ये पीछे ना खिसके, तो इसीलिए ये कुबड़ वाला बैल यूज़ में आता था, इसीलिए इसकी पूजा करते थे। तो आप बोल रहे हो कि पूजा क्यों करते थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में आप कोई बाइक, कार या कोई भी आप वाहन खरीदते हो तो उसकी आप पूजा करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आप डेली यूज़ में लेते हो। उससे आप मान लीजिए जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए गांव में, तो वो कुछ तो आय के साधन हैं, जिससे कि दूसरे के खेतों में ले जाके आप उनका इस्तेमाल करते हो और उनसे जो धन प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरतों के लिए करते हो। तो इसीलिए पहले भी यही होता था, जिनके पास होता था तो उनको पूजा करते थे। तो आगे हम बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घोड़े का कोई उल्लेख नहीं है, पर फिर भी सुरकोटड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं कहाँ से? सुरकोटड़ा से, ठीक है। और लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल आप याद कैसे रखोगे कि बंदरगाह कहाँ मिला है? जैसे एग्ज़ाम में आ गया कि बंदरगाह कहाँ मिला था, तो लोथल, जहाँ पे थल कहाँ हो, लो हो मतलब नीचे हो, मतलब लोथल। अगर पानी है, पानी तो ऊपर होता है, तो ज़मीन भी तो होगी, तो पानी के नीचे मतलब लोथल। थल कहाँ पे है? नीचे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, अगर पता चल जाए कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले थे या गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो आप आंसर लगाओगे लोथल से। और यहीं से व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और शल्य चिकित्सा यानी कि आप खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और चनूदड़ो और लोथल से में मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। क्या क्या? चनूदड़ो ये कहाँ है, और लोथल ये मैंने बताया गुजरात में है। यहाँ से क्या हुआ था? मन के बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। आप याद कैसे रखोगे? जैसे चनूदड़ो, ये किसकी चीज़ें होती हैं? चनूदड़ो। अब मन के वगैरह, माला वगैरह ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये आप फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है, फीमेल इनका ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो चनूदड़ो, तो चनूदड़ो से आप चुनरी याद कर लो, और चुनरी याद करोगे तो आपको फीमेल डायरेक्टली याद हो जाएगी, और डायरेक्टली फीमेल याद होगी तो आप मन के भी डायरेक्टली आप अनुमान लगा लोगे कि हाँ मन के कहाँ बनते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि चनूदड़ो से लोथल, चनूदड़ो से और लोथल से क्या मिला है? मन के बनाने की कारखाने। और इस सभ्यता में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, न कि आप कोई चीज़ किसी को पैसे दे के खरीद सकते थे, नहीं। तो अदला बदली होती थी। जैसे मेरे पास गेहूँ है और मुझे ज़रूरत है बाजरे की, और कोई और कोई और है उसको ज़रूरत है किसकी? गेहूँ की। तो मैं क्या करूँगा? अदला बदली कर लूँगा। जैसे उसको गेहूँ दे दूँगा और उससे मैं बाजरा ले लूँगा, ठीक है। तो ये होती है विनिमय प्रणाली। और इसी सभ्यता में मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख में कहा गया है कि दिलमन जो पुराना नाम है वो किसका है? बहरीन। बहरीन एक कंट्री है, गल्फ कंट्री है बहरीन, तो उसका पुराना नाम हुआ था दिलमन। और नेक्स्ट है मकन को आप बोल सकते हो आज के टाइम में मकरान। तथा मेलुआ जो हड़प्पा का पुराना नाम था मेलुआ, मतलब पुराना जो नाम दिया गया है उसके अभिलेख में, किसके? सम्राट सारगोन के अभिलेख में क्या दिया हुआ है? हड़प्पा को मेलुआ। तो यहाँ उसने कहा है कि हमारे यहाँ ये जहाज लाते थे। कौन से? बहरीन कंट्री के
ठीक है। बहरीन हुआ, मकरान हुआ और ये हड़प्पा हुआ। यहाँ के लोग वहाँ जाके अपनी चीज़ों को बेचा करते थे, ठीक है, व्यापार किया करते थे। अब बात आती है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक संबंध कैसे थे, समाज कैसा था। तो मैं आपको बता दूं, जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक होता था। मतलब जो चलती थी ज़्यादातर, जो भी क्या कहते हैं, फैसले लिए जाते थे, या आपने आजकल देखा होगा कि पितृसत्तात्मक है। मतलब पिता का जो स्थान है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। एक तरह से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप जो समझ जाओगे, जैसे कि आपके पिता का जो गोत्र है उसके उसके जरिए आप जाने जाओगे। पहले क्या था, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। माता का एक तरह से आप समझ लो कि गोत्र था, तो उसी इस्तेमाल से आप कह सकते हो इसको, समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। और इस समाज पर जो शासन करते थे, मतलब जो शासन था उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो किसका था, वो था वणिक समुदाय। जो आप कह सकते हो आज के टाइम पे वणिक जो है, जैसे आप जो भी सामान लेने जाओ बाज़ार में, ज़्यादातर उन्हीं को बोलते हैं जो कपड़े का व्यापार करते हैं या किसी तरह का व्यापार मान लो, ज़्यादातर तो जो व्यापार करते हैं उन्हीं को वणिक बोलते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करें मृतकों के पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण जैसे समाधि कैसी, पूर्ण आंशिक थोड़ी बहुत समाधि सॉरी, तथा दाह संस्कार, दफनाना, ये तीनों प्रचलित थे। और हड़प्पा से हमें R37 कब्रिस्तान मिले हैं, ठीक है। R37 ये क्या है, ये R37 संख्या थी इनकी, ठीक है। ये कब्रिस्तान मिले थे वहाँ पे। नेक्स्ट, लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। सिंधु सभ्यता का प्रचलन कैसा था, वो सती प्रथा का प्रचलन था। थोड़ा बहुत आंशिक रूप से कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे आप कह सकते हो कि जो सिंधु सभ्यता थी वो सती प्रथा का प्रचलन था उस सभ्यता में। युग्मित समाधान, जैसे कि आप कह सकते हो कि युग यानी किसी चीज़ का जोड़ा, ठीक है। तो जहाँ दफनाया गया होगा, मान लो ये मैन है और साथ में ये वुमेन, तो इसी को बोलते हैं युग्मित समाधान, ठीक है। अब ये दफना दिए गए तो ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसी बेस पे इसको क्या कहा गया है, सती प्रथा का प्रचलन बताया गया है इसी नज़रिए से। तो आंशिक रूप से इस चीज़ का उल्लेख था। और अगर बात करें धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो यहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है, या इस बात का प्रमाण यह है कि पृथ्वी को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरा की देवी मानते थे। जिस धरती पर रहते थे उसको उर्वरा की देवी मानते थे। वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। ये पशुओं को, वृक्ष, इनको पूजते थे। पशुओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पूजा क्यों करते थे। आज के टाइम पे आप कुछ भी लाते हो, नया बाइक हुआ, कार हुई, उसकी पूजा करते हो क्योंकि आप उसको डेली यूज़ में लेते हो, ठीक है। उससे आप कमाते हो, उससे आप जहाँ जाना हो कमाने के लिए इससे जाते हो। ऐसे ही पहले पशु का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। आप खेत को जोतने के लिए ले लो, या किसी भारी सामान को ढोने के लिए ले लो, ठीक है, या कहीं आना जाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए पशु को भी पूज्य माना है और वृक्ष को भी पूज्य माना है, और ये पूजा करते थे। और आपने देखा होगा स्वास्तिक, जो कि आप ऐसे देखो, ऐसे बनता है स्वास्तिक। जो इस स्वास्तिक का प्रचलन था वो कहाँ से आया, वो भी इसी सभ्यता से आया। ये भी सिंधु सभ्यता की देन है। आगे बात करें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है, ठीक है। जो मोहरें थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहरें हुई हैं, उसमें जो चित्र है वो किस देवता का है, वो है पशुपति शिव, ठीक है, भोले बाबा। समझ में आ गया। तो उन्हीं को पशुपति शिव एक रूप है जो शिव जी का है, तो वो मोहरों पे दिखाया गया है। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं, लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट बात करें, लिपि, मोहर और मणिमूर्तियाँ। जैसे कि लिपि कैसी थी,
तो मैं आपको लिपि के बारे में बताऊं, सर्पिलाकार, कि ये सर्पिलाकार क्या होती है। तो देखो मैं इसे एक्सप्लेन करूं। देखिए, जो पहली लाइन होती थी उसको दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। पहली लाइन कैसे हो गई, दाएं से बाएं। अब जो शुरुआत होगी, दूसरी लाइन लिखेंगे तो वो क्या, कहाँ से सब शुरुआत होती थी, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे ही। अब यहाँ नई लाइन आएगी तो कहाँ होगी, दाएं से बाएं। तो इसलिए इसको सर्पिलाकार या इसी को ब्रुष्टोफेदन लिपि कहा गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मोहरें जो मिली थी वो कैसी थी, उनका कोई आकार तो होगा। तो उनका आकार था कैसा, वर्गाकार आकार था। और ये किसकी बनी थी, सेलकड़ी की बनी होती थी, ठीक है। सेलकड़ी आपको मैं बता दूं, ये सेलकड़ी क्या होती है। तो आप दिवाली पे पूजा करते हो तो आपने देखा होगा, जो बाज़ार से आप मूर्तियाँ लाते हो, ठीक है, लक्ष्मी जी गणेश जी की, तो वो जो बनी होती है ना, वो खड्डी नुमा एक चीज़ होती है, तो उसी को सेलकड़ी बोलते हैं, ठीक है। और आगे बात करें, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी वहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है। सिंधु प्रदेश से अधिक संख्या में आग आग में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ, जो कि सिंधु सभ्यता थी, तो उसी टाइम पे सिंधु प्रदेश से क्या मिला है, सबसे अधिक मात्रा में क्या मिली है, वहाँ पे मिली है पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है। मूर्तियों में सबसे अधिक किसकी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, आप कोई मूर्ति देखोगे तो उस टाइम की सिंधु सभ्यता की, तो उस पर पशुओं का ज़्यादा चित्रण किया गया है। जैसे कि मैं आपको स्पेशली बता चुका हूँ, कुबड़ वाले सांड का उल्लेख ज़्यादा है। क्यों है, जैसे आप आज के टाइम पे कोई चित्र बनाओगे तो क्या करोगे, स्पोर्ट्स कार बना दी, बाइक बना दी, प्लेन बना दिया, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल करते हो चित्र वगैरह बनाने के लिए, या वॉलपेपर वगैरह बनाने के लिए आप अधिकतर इन्हीं लोगों को लेते हो। तो ऐसे ही पहले टाइम पे क्या था, यही हुआ करते होंगे। तो इसी वजह से इन्होंने जो चित्र या कारीगरी, जो भी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई, वो किसकी बनाई, पशुओं की, कुबड़ वाले सांड की, ठीक है। अब और आगे, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। कैसी राजधानी कहा है, जुड़वा। सिंधु सभ्यता का विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ मानी जाती है। जो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रभावी, अगर ये तबाह कैसे हुई, ख़त्म कैसे हो गई, तो इसका सबसे प्रभावी कारण माना गया बाढ़ के साथ। कोई उस टाइम पे बाढ़ आई होगी भयंकर, उससे ये सारी सभ्यता समाप्त हो गई, दब गई। परंतु ऐसा क्या, व्हीलर ने बताया, तो व्हीलर ने बताया है कि जो इस सभ्यता का अंत हुआ है, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, तो व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ है। तो दोस्तों, ये हुआ आपका आज का टॉपिक, सिंधु सभ्यता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको बताऊँ कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगी मैं उसमें और ज़्यादा सुधार करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे अभी यूट्यूब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे वैसे ही थोड़ा सुधार आता जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है श्योर सिलेक्शन बाय सचिन। दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगी, वो है वैदिक सभ्यता। तो आज के लिए धन्यवाद।